मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। ऑर्डर मिलने के बाद मर्सेनरी ग्रुप के सदस्यों ने हुड पहने अपने शरीर को कसकर ढका और फिर कोबरा के साथ रात में गायब हो गए। शर्मा परिवार के सबसे काबिल उपाध्यक्ष होने के नाते सानवी के पास बहुत सारा काम था। उसे सचमुच एक दिन में बहुत सारा काम करना पड़ता था और वो रात के लगभग 10 बजे तक व्यस्त रहता था। काम के बाद उसने अपनी कमर को तानकर अर्णव को फोन करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। अर्णव अपनी मां से कुछ देर बातें करता रहा। वो अभी अभी नहाकर बिस्तर पर लेटा था। उसे सानवी का फोन आया और उसने कहा, क्यों अभी तक काम पूरा नहीं किया? अगर आज नहीं कर सकते तो कल कर लेना। नहीं, मैंने अभी अभी काम पूरा किया है, मैं बहुत थक गया हूं। सानवी ने गर्दन हिलाई और कहा, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है, काश तुम मुझे थोड़ा दबा पाते। बात करते करते उसकी नजर खिड़की पर गई और अचानक उसने छत से लटकी एक रस्सी देखी और फिर एक काली परछाई रस्सी से नीचे सरक गई। नहीं, कोई है। जैसे ही सानवी चिल्लाई, उस काले व्यक्ति ने खिड़की को लात मारकर खोला और अचानक बाहर से अंदर कूद गया। उसकी हरकतें बहुत तेज और कुशल थी और पहली नजर में वो एक उस्ताद लग रहा था। अर्णव, मुझे बचा लो। सानवी ने अभी आधा वाक्य ही चिल्लाया था कि काले कपड़े पहने उस आदमी ने सानवी की गर्दन पर वार किया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सानवी, तुम्हें क्या हुआ है? सानवी, क्या तुम अभी भी वहां हो? अर्णव अचानक बिस्तर से उछल पड़ा। उसने कई बार चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सानवी को कुछ हो गया है। वो कमरे से बाहर भागा और नीचे की ओर भागा। जब वो हॉल में पहुंचा तो लक्षित अर्णव द्वारा सिखाए गए मुक्केबाजी कौशल का अभ्यास कर रहा था। उसने उसे नीचे भागते हुए देखा और पूछा, अर्णव, क्या हुआ? सानवी को कुछ हो गया है, उसने पार्किंग की ओर दौड़ते हुए और पगानी स्टार्ट करते हुए कहा। लक्षित ने कोई और सवाल नहीं पूछा और उसके पीछे पीछे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अर्णव ने कार तेजी से शर्मा ग्रुप की ओर बढ़ा दी। शर्मा ग्रुप बिल्डिंग में काले कपड़े पहने आदमी ने सानवी को बेहोश कर दिया। दरवाजा खुला और बाहर से 7-8 और काले कपड़े पहने आदमी अंदर आए। उनमें से हर एक ने अपने सिर पर काला दुपट्टा बांध रखा था। सिर्फ 2 आंखें खुली थी और दरवाजे पर पहरा दे रहा शर्मा परिवार के 2 अंगरक्षक इस समय बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए थे। काले कपड़े पहने पहला आदमी जो दौड़कर अंदर आया बोला, बॉस, ये काम बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। अगर मुझे पता होता कि मैं इसे अकेले कर लूंगा तो हमें से इतने लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेता, काले कपड़े वाला बड़ा आदमी, बोला, तुम्हें क्या पता? यह हमारे कप्तान द्वारा सौंपा गया एक विशेष मिशन है। सबसे जरूरी बात यह है कि समन्वय करके बाद में इस कर्तव्य को अंजाम दिया जाए। काले कपड़े पहने आदमी ने सानवी को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मिस सानवी वाकई बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि कप्तान ने इस पर इतना विचार किया है। बकवास बंद करो। मैं अभी कप्तान को इशारा भेजूंगा और उसे आकर लोगों को बचाने के लिए कहूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक संदेश भेजा। वे सभी विशेष खुफिया ब्यूरो के एजेंट थे और विदुर ने उन्हें अपहरणकर्ताओं की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया था। इस समय इलेश आहूजा और विदुर पहले से ही अपनी टीम तैयार कर चुके थे और शर्मा ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। शर्मा ग्रुप बिल्डिंग के सामने एक आवासीय इमारत की छत पर कोबरा और गंजा आदमी दोनों के हाथ में एक एक दूरबीन थी और वे सानवी के कार्यालय की स्थिति पर नजर रख रहे थे। पहले तो वे कार्रवाई करने से पहले सानवी के बाहर आने का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन अचानक किसी ने पहले ही कार्रवाई कर दी। गंजे आदमी ने दूरबीन नीचे रख दी और आश्चर्य से बोला, बोस, क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मालिक किसी और को ढूंढ रहा हो? कोबरा ने कहा, ऐसा होने की संभावना नहीं है। यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। चूंकि हमने उसे पहले ही बुला लिया है, इसलिए हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। गंजे ने कहा, टीएमडी, कोई हमारा धंधा लूटने आया है। हमें क्या करना चाहिए?
कोबरा ने एक पल सोचा और कहा, अब हम इतना नियंत्रण नहीं कर सकते। हम भारत व्यर्थ नहीं आ सकते। मिशन पूरा होना ही चाहिए। गंजे ने पूछा, बॉस, आपका क्या मतलब है? कोबरा ने गंभीरता से कहा, क्या अभी पूछने की जरूरत है? इन लोगों को मार डालो और लड़की को लूट लो। काम पूरा करने पर ही हमें पैसे मिल सकते हैं। बड़े एजेंट के फोन करने के बाद वो और उसके आदमी इलेश आहूजा के लोगों को बचाने के लिए आने का इंतजार करने लगे और नाटक जारी रखने में सहयोग करने लगे। लेकिन इसी दौरान दरवाजा जोर से खुला और फिर काले कपड़े पहने एक दर्जन और आदमी अंदर घुस आए। उनकी तरह इन सभी लोगों ने भी अपने चेहरों पर काले मुखौटे पहने थे और उनकी शक्ल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। बड़ा एजेंट थोड़ा उलझन में था। सोच रहा था, बॉस क्या कर रहा है? क्या हीरो को किसी हसीना को बचाते समय ईमानदार नहीं होना चाहिए? तुम अभी भी हुड क्यों पहने हुए हो? सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी सब भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इलेश आहूजा क्या करने वाला है। क्या हमने नहीं कहा था कि हीरो खूबसूरती को बचाएगा? इतने सारे लोग क्यों लाए हो? अगर ज्यादा लोग होंगे तो क्या कैप्टन की क्षमताएं उजागर नहीं हो सकती हैं? कोबरा कई सालों से भाड़े का सिपाही है और उसके पास काफी अनुभव है। उसने तुरंत इन लोगों की व्याकुलता भांप ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्यों बेसुध थे। उसे तो बस कार्रवाई का मौका चाहिए था। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, मार डालो। फिर एक बाघ की तरह वो अपने साथ चल रहे बड़े एजेंट पर झपटा और उसके पीछे खड़े लोगों ने जरा भी देर नहीं की। हर एक ने एक निशाना चुना और उस पर टूट पड़ा। सीक्रेट सर्विस की तरफ से, क्योंकि आज का मिशन खास था और उन्हें अपनी पहचान उजागर होने की चिंता थी, इसलिए कोई भी हथियार नहीं लाया। जहां तक कोबरा मर्सेनरी ग्रुप की बात है, भारत के आग्नेयास्त्रों पर कड़े नियंत्रण और समय की कमी के कारण वे भारत में आग्नेयास्त्र नहीं ला पा रहे थे और उनके पास बस ठंडे हथियार ही थे। बड़े एजेंट को होश आया और उसने तुरंत कोबरा द्वारा जारी की गई शक्तिशाली हत्या की नीयत को भांप लिया। नहीं, ये कैप्टन नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति इलेश आहूजा नहीं था, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। कोबरा के कौशल इतने तेज थे कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। तभी एक खंजर ने उसका गला चीर दिया और एक खूनी तीर निकल पड़ा। ताकत के मामले में केवल कोबरा ही बाकी सभी से कहीं बेहतर है और उसके आदमी मूल रूप से सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के बराबर है। लेकिन इस समय सभी एजेंट अपने सामने के दृश्य को देखकर भयभीत थे। क्या यह वादे के मुताबिक काम नहीं कर रहा था? कैप्टन ने वास्तव में उस बड़े आदमी को क्यों मारा? जब मास्टर्स लड़ते हैं तो जीत या हार बस पल भर में हो सकती है और इन एजेंटों के लिए थोड़ी सी उलझन ही जान लेने के लिए काफी होती है। कोबरा मर्सेनरी ग्रुप के सदस्य अपने हमलों में हमेशा निर्दयी होते थे और कोई दया नहीं दिखाते थे। पलक झपकते ही चीखें गूंज उठीं और सभी 8 एजेंट खून से लथपथ हो गए। गंजे आदमी ने एक एजेंट के शरीर पर खून से सना खंजर पोंछा और तिरस्कार से कहा, तुम्हें इतनी क्षमता है, फिर भी तुम्हें अपहरण की नकल करनी पड़ती है। कोबरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। जीत बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है। इस समय बेहोश पड़ी सानवी चीखों की आवाज से जाग गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कोबरा मर्सेनरी ग्रुप के लोगों को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। तुम कौन हो? तुम क्या करने वाले हो? लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। दूरबीन से देखने पर भी वो कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसका फिगर वाकई परफेक्ट है। गंजे आदमी ने जीभ चटकाई और मजाक में कहा, हम कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करने वाले हैं ये तो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। अभी से। वो शरारत से हंसा, कोबरा की तरफ मुड़ा और बोला, बॉस, क्या हमें यही मामला सुलझा लेना चाहिए? अब उसे समझ आ गया कि सानवी वाकई सुंदर थी। इतने सालों में उसने अनगिनत औरतों के साथ खेला था, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खासकर उस अलग थलग रहने वाली महिला बॉस का स्वभाव आम औरतों से कहीं ज्यादा अजीब था। कोबरा बोला, क्या तुम पागल हो? इतने लोगों को मारने और इतना हंगामा मचाने के बाद भारत की पोलिश फोर्स अलर्ट हो गया होगा, इसलिए जल्दी करो और चले जाओ। हाँ बॉस। ये कहते हुए उसने रस्सी निकाली और सानवी को कसकर बांध दिया। फिर उसे अपने कंधों पर रखा और कोबरा के साथ नीचे की ओर दौड़ा। रात लगभग हो चुकी थी और शर्मा ग्रुप बिल्डिंग में तैनात कर्मचारियों और अंगरक्षकों को एजेंटों ने पहले ही मार गिराया था, इसलिए वहां सन्नाटा छा गया था। ये लोग जल्दी से लॉबी की ओर दौड़े। इसी समय मोटर की तेज आवाज आई। उसके बाद ग्रुप बिल्डिंग के सामने एक तेज रोशनी हुई
और अनगिनत कारें वहां से गुजरी और तुरंत उस जगह को घेर लिया। अपने सामने चमकती कारों की लाइटों को देखकर गंजे आदमी ने गाली दी, तुम्हारे दोस्त ये भारतीय पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं? एक पेशेवर भाड़े के समूह के रूप में उन्हें अपनी कार्रवाई की गति पर पूरा भरोसा है और शुरुआत से लेकर अब तक उन्हें केवल 3 मिनट से भी कम समय लगता है। अगर ये किसी दूसरे देश में होता तो पुलिस के लिए इस तरह प्रतिक्रिया करना असंभव होता। अब वे लोगों से क्यों घिरे हुए हैं? इस समय दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ थी, कुछ वर्दी में और कुछ साधारण कपड़ों में। आने वाले वाहनों में पुलिस की गाड़ियां और साधारण स्थानीय वाहन शामिल थे। कोबरा का चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि आज की स्थिति आसान नहीं है और वो मुश्किल में फंसा हुआ लग रहा है। गंजा आदमी चिल्लाया, मालिक, हमें क्या करना चाहिए? अगर वे विदेश में होते तो उनके हाथों में उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थर्मल हथियार होते, लेकिन अब स्थिति अलग थी। उनके हाथों में बस कुछ खंजर थे, तो वे भारी हथियारों से लैस सुरक्षा पुलिस का सामना कैसे कर सकते थे? न केवल वो उलझन में था, बल्कि दूसरों की आंखों में भी घबराहट थी। उन्हें लग रहा था कि आज का मामला सचमुच आसान नहीं है। तुम घबरा क्यों रहे हो? कोबरा ने कहा, हमारे हाथ में एक बंधक है और वो शर्मा परिवार की सबसे बड़ी महिला है। डरने की कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर गंजे और बाकी लोग तुरंत शांत हो गए। जब तक उनके हाथ में बंधक है, वे दूसरे पक्ष के साथ शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। इमारत के बाहर इलेश आहूजा और बाकी लोग बहुत पहले से तैयार थे, इसलिए वे बहुत जल्दी पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही देखा गया कि नागेश साहा और जिया भी कुछ लोगों के साथ यहां पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। आज राजगढ़ शहर में अपना दबदबा बनाने का समय था। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही अच्छा होगा। उनके लिए उनके विशेष खुफिया ब्यूरो की ताकत देखना ही काफी होगा। शर्मा ग्रुप के पास अपना खास अलार्म लगा हुआ था। जैसे ही काले कपड़े पहने आदमी ने खिड़की तोड़ी, सानवी ने मेज के नीचे लाल बटन दबा दिया था। इस तरह का अलार्म बेहद खास होता है और पुलिस स्टेशन में इसका बहुत महत्व है। बजते ही नागेश साहा को तुरंत एहसास हो गया कि शर्मा ग्रुप के साथ कुछ बड़ा हुआ है और उन्होंने तुरंत लोगों को वहां पहुंचाया। आश्चर्यचकित होकर उन्हें यहां इलेश आहूजा मिले। कैप्टन इलेश, आप यहां क्यों हैं? इलेश आहूजा ने कहा, कमिश्नर नागेश, आज का मामला हमारे विशेष खुफिया ब्यूरो के नियंत्रण में है। आपको बस किनारे से देखना होगा। राजगढ़ से होने के नाते जिया स्वाभाविक रूप से इलेश आहूजा को जानती थी। उसने कहा, अब हमें यह भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे पुलिस स्टेशन को भी शर्मा ग्रुप से अलार्म मिला था। यह केस आपका क्यों होगी? इलेश आहूजा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आज का मामला हमारी सीक्रेट सर्विस के राजों से जुड़ा है। मैं आपको नहीं बता सकती। आपको बस नियमों के अनुसार हमारे साथ सहयोग करना होगा। सीक्रेट सर्विस को विशेष विभाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अपने अधिकार होते हैं और वे पुलिस विभाग को कभी भी सहयोग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आप? जिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। नागेश साहा ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, जिया, स्थिति गंभीर है, अब और देर नहीं करनी चाहिए। चूंकि सीक्रेट सर्विस ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है, हमें बस सहयोग करना है। इसी समय अचानक ब्रेक लगाने की आवाज आई और अर्णव भीड़ में घुस गया। जैसे ही दोनों पुलिस वाले उसे रोकने वाले थे, जिया ने कहा, हमारा अपना है, उसे आने दो। अर्णव नागेश साहा के पास गया और पूछा, क्या हो रहा है? क्या हुआ? नागेश साहा ने कहा, अभी कुछ पता नहीं चला है। शुरुआती अनुमान यही है कि शर्मा ग्रुप के किसी व्यक्ति का अपहरण हुआ है। ये सानवी है, वो आज रात यहां ओवरटाइम कर रही है। अर्णव ने कहा, कमिश्नर नागेश, जल्दी करो और बचाव का इंतजाम करो। हालांकि वह एक अध्यात्म स्तर का योद्धा है और लक्षित उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अब जब बंधक उनके कब्जे में है तो पुलिस को हमेशा कुछ सहयोग करना पड़ता है। बेटे, तुम दूसरों से सिर्फ मुश्किल वक्त में ही मदद मांग सकते हो। यह कैसा हुनर है? नागेश साहा के बोलने से पहले ही इलेश आहूजा ने कहा, आज का मामला पूरी तरह से हमारे विशेष खुफिया ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं तुम्हें दिखा दूं कि विशेष शक्ति क्या होती है और साथ ही तुम्हें मेरे और तुम्हारे के बीच का अंतर भी दिखा दूं। अर्णव के प्रति उसके गुस्से को महसूस करते हुए जिया ने असंतुष्ट होकर कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इलेश आहूजा ने गर्व से कहा, यह दिलचस्प नहीं है। मैं बस उसे बताना चाहता हूं कि हर कोई सानवी का यूं ही पीछा नहीं कर सकता। नागेश साहा ने भौहें चढ़ाई। सामने वाला व्यक्ति बहुत अविश्वसनीय था। यह कब हुआ? तुम अब भी ईर्ष्या का नाटक क्यों कर रहे हो? इसी समय शर्मा ग्रुप का दरवाजा खुला और कोबरा
मर्सेनरी ग्रुप के लोग सानवी को बाहर ले आए। वे अनुभवी लोग थे। टीम के 2 छोटे सदस्यों ने सानवी की गर्दन पर खंजर तान दिए, जबकि उनके बगल में खड़े साथियों ने चतुराई से स्नाइपर का कोन रोक दिया। ऐसे में उसे एक ही गोली से मारना नामुमकिन था। बंधक को हाथ में लेकर कोबरा घबराया नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम में से कौन फैसला ले सकता है? यहां आओ और बात करते हैं, जब तक मेरी शर्तें पूरी होती हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मिस सानवी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष शर्तों पर बातचीत करना चाहता है और सानवी को जल्द ही कोई खतरा नहीं होगा, अर्णव को राहत मिली। बेटे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो मैंने कैसे लोगों को बचाया, और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली मर्द क्या होता है। जब तुम्हारी प्रेमिका खतरे में हो तो दूसरों से मदद मत मांगना। इलेश आहूजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में अर्णव की ओर देखा और इमारत की ओर चल दिया। विदुर, जो उसके पीछे चल रहा था, सहयोग करते हुए आगे बढ़ा और बोला, कैप्टन, आप मुझे आने क्यों नहीं देते? जरूरत नहीं है। मैं अपनी पसंद की लड़की को दूसरों को कैसे बचाने दूं? विदुर ने आगे कहा, दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। क्या तुम अकेले कर सकते हो? क्या हम कुछ और लोगों को भेज दें? जरूरत नहीं। वे तो बस छोटे चोर हैं। मेरी नजर में तो वे हैं ही नहीं। इलेश आहूजा की बात खत्म होने के बाद वो बेहद शानदार अंदाज में आगे बढ़ा। इस बात पर वो और विदुर पहले ही सहमत हो चुके थे और मकसद अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करना था। अब जब अर्णव भी मौजूद था तो वो बस उसके चेहरे पर पैर रखना चाहता था। अर्णव के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। वो कोबरा मर्सेनरी ग्रुप की असाधारण ताकत पहले ही देख चुका था। चूंकि ये बच्चा महान होने का नाटक करना चाहता है, तो उसे महान होने का नाटक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कब तक नाटक कर सकता है। सबकी निगाहों के सामने इलेश आहूजा कोबरा मर्सेनरी ग्रुप की ओर बढ़ा। हे भगवान, कप्तान वाकई बहादुर और प्रतिभाशाली है। उसने अकेले ही मिस सानवी को बचाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या पता, यही सच्चे प्यार की ताकत होती है। लगता है कैप्टन को मिस सानवी से सच्चा प्यार है। कैप्टन वाकई कमाल का है। उसे इतने सारे गैंगस्टरों से डर नहीं लगता। ये तो असली मर्द है। सीक्रेट सर्विस के लोगों ने पहले ही अपनी लाइनें तैयार कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे फुसफुसा रहे हों, लेकिन असल में वे किसी और से ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे थे, ताकि वहां मौजूद हर कोई उन्हें साफ सुन सके। इलेश आहूजा के चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। वो कोबरा और बाकियों के सामने खड़ा हो गया और सानवी से चिल्लाया, सानवी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोबरा मर्सेनरी ग्रुप के सदस्य दंग रह गए। गंजे आदमी ने कोबरा से फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, इस बेवकूफ का क्या मतलब है? ऐसा नहीं लगता कि वो यहां बातचीत करने आया है। लगता है अगर हम उन्हें किसी जबरदस्त चीज का स्वाद नहीं चखाएंगे तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। कोबरा की नजर में यही दूसरा पक्ष उसे उकसा रहा है। अगर वो दूसरे पक्ष को थोड़ी ताकत नहीं देगा तो आगे की बातचीत में उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये सोचकर उसने किसी और को नहीं भेजा और खुद आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। ये लोग आखिरकार उसके माथाथी हैं। जब तक उसके पास थोड़ी बुद्धि है, वो खुद को, कप्तान को शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिया पीछे से हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहा है? इसे ऐसा करते हुए कितना समय हो गया? क्या ये बकवास नहीं है? विदुर ने कहा, तुम्हें क्या पता? हमारा कप्तान बहुत प्रतिभाशाली और बहादुर इंसान है। वो वाकई काबिल है। अर्णव ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाई। वो इस समय इलेश आहूजा के मूड को समझ सकता था। मकसद सानवी के सामने अपनी ताकत दिखाना था। लेकिन अगर आप इतने बड़े होने का दिखावा करते हैं तो विरोधी की ताकत असाधारण है। क्या आपको खुद को शर्मिंदा होने का डर नहीं है? कोबरा भी बहुत उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा मूर्ख क्या करने वाला है, लेकिन हालात यही थे और हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे इस आदमी को सबक सिखाना ही था। ये सोचकर उसने अपने पैर हिलाए और पूरी ताकत लगा दी। वो पल भर में इलेश आहूजा के सामने था और मुक्का मारा। इलेश आहूजा पोज दे रहा था। पहली बात तो उसे उम्मीद नहीं थी कि विरोधी इतना ताकतवर होगा, और दूसरी बात, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आदमी उस पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। समय कम होने के कारण उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कोबरा ने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। रात के आसमान में चटकने की आवाज गूंज उठी। नाक का पुल टूट गया। नाक और मुंह के बीच से खून की धार फूट पड़ी और चोट लगते ही पूरा व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया। इस समय पूरा दर्शक दीर्घा खामोश हो गया और सभी स्तब्ध रह गए। जिया,
कमिश्नर नागेश और अन्य लोग कोबरा के कौशल से स्तब्ध थे, जबकि बिदूर और विशेष खुफिया ब्यूरो के लोग इस बात से स्तब्ध थे कि उनके साथियों ने कितनी बेरहमी से हमला किया। जाहिर था कि ये एक साजिश था। कैप्टन को इस तरह कैसे पीटा जा सकता है? बिदूर ने मन ही मन कोसा, ये कौन मूर्ख है? हालांकि मैंने तुम्हें ज्यादा यथार्थवादी होने के लिए कहा था। तुम इतने क्रूर नहीं होगे, है ना? बाद में आना और देखना कि तुम कैप्टन को कैसे समझाते हो। अर्णव और लक्षित खुलकर हंसे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सीक्रेट सर्विस और इलेश आहूजा की भावनाएं हंसी बेहद तीखी लग रही थी। लक्षित ने पूछा, अर्णव, यहां कुछ गड़बड़ है? क्या वह आदमी असली योद्धा है? अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, हां। बिदुर ने उन दोनों को घूर कर देखा, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो व्यक्ति अब थोड़ा शर्मिंदा था। इस तरह की दुर्घटना को दोबारा होने से रोकने और स्थिति को जल्दी से बचाने के लिए वो जोर से चिल्लाया, अंदर के लुटेरों, मेरी बात सुनो। अब तुम घिर गए हो। ये हमारे विशेष खुफिया ब्यूरो का कप्तान है। तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। प्रतिरोध करने से सिर्फ मौत ही मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि वो गैंगस्टर से बात कर रहा है, लेकिन असल में वह अपने साथी को याद दिला रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि कप्तान है। कोबरा ने उसकी चीख सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे शुरू में चिंता थी कि सानवी इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके जैसे लोगों को घेरे से बाहर निकलने दे, लेकिन अगर तुम अपने सामने उस बेवकूफ को, जिसे कप्तान कहा जाता है, पकड़ लोगे तो तुम्हारे हाथ का वजन बहुत भारी हो जाएगा। इलेश आहूजा जमीन से उठे और अपनी नाक से खून पोंछा। इस समय उनका चेहरा शर्मिंदगी और दर्द से भरा हुआ था। कोबरा के पास जाकर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारा कप्तान हूं। ईमानदारी से सहयोग करो और मुझे तुम्हें कुछ मुक्के मारने दो। लेकिन कोबरा को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कप्तान है या नहीं। उसने फिर एक ही लात से उसे जमीन पर गिरा दिया। इलेश आहूजा नश्वर स्तर के मध्य चरण में थे और कोबरा नश्वर स्तर के अंतिम चरण में। साधना के मामले में दोनों के बीच काफी अंतर था। इसके अलावा इलेश आहूजा ने कभी वास्तविक युद्ध की स्थिति में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उन्हें एक बार फिर भारी नुकसान हुआ। कोबरा ने बेरमी से उसके शरीर पर घूंसा मारा। फिर उसने उसकी छाती पर पैर रखा, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। इस समय इलेश आहूजा मर रहा था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि दूसरा पक्ष उसका अधीनस्थ बिल्कुल नहीं है। सीक्रेट सर्विस की राजगढ़ शाखा में सर्वोच्च साधना स्तर वाला व्यक्ति वो स्वयं है, और उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। जहां तक उसके आदमियों के जाने का सवाल है, उसके पास सोचने का समय नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पछताना था, और उसकी आते पछतावे से लगभग हरी हो गई थी। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से एक मास्टर है, और फिर भी एक व्यक्ति अकेले महान होने का नाटक करने के लिए दौड़ रहा है। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? शुरू में वो सुर्खियों में रहना चाहता था, ताकि सानवी देख सके कि वो कितना शक्तिशाली और लंबा है। लेकिन उसे कुत्ते की तरह पीटा गया और उसके पैरों तले रौंदा गया। लेकिन सानवी उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, तो उसे पछतावा हो रहा है, और उसके पास बस यही उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं है कि उसके आदमी उसे बचा लेंगे। उनके सामने का नजारा देखकर उनके आसपास के सभी लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिदूर और उनके साथियों के हावभाव एकदम बदल गए, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़े ये लोग सीक्रेट सर्विस से तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सबसे ऊंचे स्तर की साधना वाले कैप्टन को कुत्ते की तरह पीटा गया। वे और क्या कर सकते थे? जिया को कोबरा की साधना ने चौंकाया। वो इस समय नश्वर स्तर के मध्य चरण में थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। वे अभी भी स्पेशल वेपन से जीत सकते थे, लेकिन अब वे गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सानवी शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पुलिस पर बहुत दबाव होगा। इलेश आहूजा की पहचान और भी खास है। हालांकि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार लग रहा है, फिर भी वो विशेष खुफिया ब्यूरो का सदस्य और राजगढ़ शहर का कप्तान है। अगर पुलिस ने हालात को ठीक से नहीं संभाला तो उसे भी ऊपर से जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। मौके पर केवल अर्णव और लक्षित ही शांत दिख रहे थे। हालांकि इलेश आहूजा ने थोड़ी फिजूल खर्ची की, लेकिन इससे उन्हें कोबरा की ताकत का अंदाजा लगाने और अगली कार्रवाई की योजना बनाने का मौका मिला। कोबरा ने इलेश आहूजा पर कदम रखा और अपने मन में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हुए कमिश्नर नागेश और दूसरों से चिल्लाया, तुम्हें 3 मिनट का समय दिया जाता है। जल्दी से मुझे एक कार और एक व्यावसायिक वाहन भेज दो। हर मिनट देरी के लिए
मैंने उस आदमी का एक अंग तोड़ दूंगा और 5 मिनट बाद उसे मार डालूंगा। जल्दबाजी मत करो, पहले इस पर चर्चा करते हैं। घटना अचानक घटी। हालांकि कमिश्नर नागेश पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे, फिर भी कुछ देर के लिए कोई फैसला लेना मुश्किल था। आखिरकार बंधक की पहचान बहुत खास थी। वो मुड़े और जिया और अर्णव से बात की। तुम्हारी क्या राय है? जिया ने कहा, इस समय हम बस उनकी शर्तों पर सहमत हो सकते हैं और बाद में लोगों को बचाने के तरीके सोचेंगे। अर्णव ने सरलता से कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो और लक्ष्य बनाओ। 2 कारें ढूंढो और हम उन्हें उसके पास भेज देंगे। सानवी विरोधियों के हाथों में थी और चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोबरा को सानवी को ले जाने नहीं दे सकता था, वरना नतीजे अप्रत्याशित होते। लगता है उसे एहसास हो गया था कि वो क्या करने वाला है। कमिश्नर नागेश ने कहा, भाई अर्णव, क्या ये ठीक है? आपने अभी उस आदमी का हुनर देखा, वो बहुत ताकतवर था। अर्णव ने कहा, चिंता मत करो, हमें 2 गाड़ियां दे दो और हम बंधकों को जरूर वापस ले आएंगे। हालांकि कमिश्नर नागेश के अर्णव के साथ अच्छे संबंध हैं, फिर भी वो हिचकिचा रहे थे। आखिरकार ये मामला बहुत बड़ा है और अगर ये बिगड़ गया तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। न केवल निदेशक के रूप में उनके पद की गारंटी नहीं है, बल्कि अर्णव को उनके वरिष्ठों द्वारा जवाबदेह भी ठहराया जाएगा। ये समझकर कि वो क्या सोच रहे थे, अर्णव ने कहा, भाई नागेश, चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है, वरना मैं ऐसा नहीं करता। जिया ने कहा, कमिश्नर, मुझे अर्णव पर विश्वास है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। इस समय कोबरा का धैर्य जवाब दे गया और वह चिल्लाया, 3 मिनट पूरे हो गए हैं, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? कमिश्नर नागेश ने कहा, हम आपकी शर्तें मान सकते हैं, लेकिन आपको बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कोबरा ने कहा, बकवास बंद करो और जल्दी से गाड़ी भेज दो, मैं अभी किसी से गाड़ी भिजवाने का इंतजाम करता हूं। यह कहकर उसने हाथ हिलाया और अर्णव और लक्षित क्रमशः एक पासाट और एक व्यावसायिक गाड़ी में सवार होकर शर्मा ग्रुप बिल्डिंग के सामने की ओर चल पड़े। कोबरा अभी भी बहुत सतर्क था और जब गाड़ी उनसे 5 या 6 मीटर दूर थी तो उसने दोनों लोगों को रुकने का इशारा किया। अर्णव और लक्षित क्रमशः गाड़ी से बाहर निकले। दोनों में कोई असामान्यता नहीं दिखी और कोबरा उन्हें पहचान नहीं पाया, ये सोचकर कि वे पुलिस स्टेशन से भेजे गए ड्राइवर हैं। पीछे खड़े बिदुर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने कमिश्नर नागेश से कहा, कमिश्नर, आपने उन्हें वहां क्यों भेजा? ये दोनों लोग पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नहीं हैं, खासकर अर्णव, जो तो बस एक छोटा मोटा डॉक्टर है। उसके वहां जाने का क्या फायदा? इससे तो बस गड़बड़ ही होगी। जिया ने उसे घूरते हुए कहा, यह मामला हमारे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी का होना चाहिए था, लेकिन आपके विशेष खुफिया ब्यूरो ने इसमें दखल देने की जिद की। नतीजा क्या हुआ? बंधक को बचाया नहीं जा सका, उसकी जगह एक और बंधक को डाल दिया गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मामला बिगाड़ दिया? बिदुर के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। यह घटना वाकई शर्मनाक थी। अगर बात फैल गई तो यह बंधक बचाव के इतिहास का सबसे मजेदार मामला जरूर बन जाएगा। हालांकि उसने फिर भी जोर देकर कहा, अब यह तुम्हारे थाने की जिम्मेदारी है और तुम्हें कप्तान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कमिश्नर नागेश भी इस तरह के व्यक्ति पर अपना धैर्य खो बैठे और ठंडे स्वर में बोले, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। चूंकि मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए चुप रहो। बिदुर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम किसी डॉक्टर को लोगों की जान बचाने दोगे तो पछताओगे। ये कहते हुए उसने फिर से अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। अर्णव और लक्षित के कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं दिखाया। कोबरा ने ठंडे स्वर में कहा, कार की चाबियां कार में ही छोड़ दो और वापस जाओ। दोनों लोगों ने सिर हिलाया और वापस चले गए, जिससे लोगों को वापस आने का एहसास हुआ। लेकिन जब लक्षित कार के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा तो वो अचानक मुड़ा और अपने पैर से कार के पिछले हिस्से पर लात मारी। अगर वो कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कार पर यह लात उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को जरूर तोड़ देती, लेकिन लक्षित शरीर शोधन कला की साधना करता है और उच्चतर क्षेत्र में पहुंच गया है, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इस लात के बाद पासाट अचानक गेंद की तरह उछला और अपने आगे खड़े कोबरा से टकरा गया। अपने सामने का दृश्य देखकर कोबरा की पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गई। क्या ये अभी भी एक इंसान है? इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन इस समय वो ज्यादा सोच नहीं पाया और बस झुककर दहाड़ती हुई पासाट को आगे निकल जाने दिया। इस अचानक बदलाव ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कोबरा मर्सेनरी ग्रुप के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने अपना ध्यान दहाड़ती हुई कार की ओर लगाया। अर्णव यही प्रभाव चाहता था।
जिस क्षण सानवी को ले जा रहे काले वस्त्रधारी पुरुषों का ध्यान भंग हुआ, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, चांदी की रोशनी चमकी और 2 चांदी की सुइयां पल भर में काले वस्त्रधारियों के शरीर में धंस गई। दोनों पुरुषों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे मर गए और उनके हाथों में खंजर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े। उसी समय बिना रुके वो एक परछाई में बदल गया और सानवी की ओर दौड़ा। आसपास के इलाके की रखवाली कर रहे गंजे पुरुषों को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है और वे अपने हाथों में हथियार लेकर आगे बढ़े। वे अर्णव के सामने कुछ भी नहीं थे और पलक झपकते ही वे सब जमीन पर गिर पड़े। कोबरा ने पसाट के हमले को चकमा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो स्थिर रह पाता, उसके सामने पत्तों के पंखे जैसा एक बड़ा हाथ प्रकट हुआ। सब कुछ अर्णव ने योजनाबद्ध किया था। जैसे ही उसने पासैट को लात मारी, लक्षित ने कार की बॉडी की आड़ लेकर हमलों की एक और लहर शुरू कर दी। कोबरा का गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर नहीं था और अब बचना नामुमकिन था। उसने जल्दी से मुक्का मारा और लक्षित की छाती पर जोर से मारा। उसके हिसाब से उसके घातक मुक्के का सामना करते हुए उसके सामने वाला बड़ा आदमी निश्चित रूप से चकमा दे देगा या अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्षित उसे देख ही नहीं पाएगा और उसका छिपने का कोई इरादा भी नहीं था। बस एक धमाके की आवाज सुनो, उसकी मुक्का लक्षित के सिर पर लगी, लेकिन उसकी छाती पर ऐसा लगा जैसे किसी दीवार या पहाड़ से टक्कर लगी हो और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय एक दिल को चीर देने वाला दर्द हुआ और उसके हाथ की हड्डियां लगभग टूट गई। हे भगवान, क्या ये अब भी इंसान है? कोबरा नश्वर स्तर की अंतिम चरण की साधना क्षेत्र में एक मास्टर है। उसका मुक्का स्मारकों को तोड़ने और चट्टानों को फोड़ने के लिए काफी है, लेकिन जब ये सामने वाले बड़े आदमी को लगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये कैसे संभव है? लेकिन उसे और सोचने की समय नहीं मिली। ऊंचे और मजबूत हाथों ने जोर से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे मुर्गे की तरह ऊपर उठा लिया। फिर एक बड़ा मुंह फड़फड़ाया, साले, तुमने मेरी भभी को छूने की हिम्मत कैसे की? इस थप्पड़ का जोर इतना जोरदार था कि कोबरा को लगा जैसे उसके गाल पर हथौड़े से वार किया गया हो और उसने मुंह में दांतों से मिला खून थूक दिया। लक्षित रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे हाथ से अपने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। अगर तूने मेरे बड़े भाई को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। कोबरा ने अपना मुंह पटका और उसे लगा जैसे वह जिंदा हो। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े हाथ और सख्त होते जा रहे थे, जिससे उसे सांस लेना और भी मुश्किल हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पीट पीट कर नहीं तो गला घोंट कर मार ही दिया जाएगा। शुक्र है लक्षित ने उसे इस बार छोड़ दिया और उसे टूटे हुए बोरे की तरह जमीन पर पटक दिया। आखिरकार कोबरा मर्सेनरी ग्रुप का नेता है। उसके पास सहनशीलता का अद्भुत हुनर है और आजाद होते ही वो भागने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसके सामने फिर से लंबे और ताकतवर पैर प्रकट हुए और 2 चटक आवाजों के साथ उसके दोनों पैरों की हड्डियां कुचल दी गई, या यूं कहें कि पूरी पिंडली की हड्डी कुचल दी गई। आह! कोबरा ने एक हृदय विदारक चीख मारी, फिर आंखें घुमाई और बेहोश हो गया। इस समय अर्णव की ओर से भी युद्ध समाप्त हो गया। कोबरा मर्सेनरी समूह के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य मारे गए और घायल हो गए। अंततः वे सभी प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठे और युद्ध केवल 1-2 मिनट में पूरी तरह समाप्त हो गया। इस समय दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने अभी अभी अपने सामने इन लोगों की शक्ति देखी थी और इलेश आहूजा को कुत्ते की तरह अपने पैरों तले रौंदा गया था। लेकिन अब स्थिति उलट थी। अर्णव और लक्षित कार्रवाई की। पलक झपकते ही उसने न केवल बंधकों को बचाया, बल्कि अपनी अद्भुत पहुंच से कोबरा को इस हद तक परास्त कर दिया कि वो अपने पोते जैसा हो गया। क्या हो रहा है? उन्होंने ये कैसे किया? इलेश आहूजा जमीन पर पड़ा था और अभी तक उठा नहीं था। अपने सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तुलना के बिना कोई तुलना नहीं होती। इसकी तुलना में वो और उसकी खुफिया सेवा इतनी अक्षम लग रही थी। विदुर हक्का बक्का रह गया। शुरू में तो वो नागेश साहा को जिम्मेदार ठहराने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्णव इन सभी बदमाशों को तरबूज और सब्जियों की तरह मार डालेगा। पहले वो अर्णव को दिल से नीचा समझता था, लेकिन अब लगता है कि वह किसी के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। नागेश साहा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। होश में आने के बाद उसने हाथ हिलाया और उसके आदमी तुरंत आगे बढ़े। कोबरा मर्सेनरी ग्रुप के बचे हुए सदस्यों को हथकड़ियां लगाईं और मृतकों की लाशें इकट्ठा की। अर्णव ने हाथ बढ़ाकर सानवी के शरीर पर लगे हथकड़ी को तोड़ा और चिंता से पूछा, कैसी हो?
क्या तुम ठीक हो? सानवी उसकी बाहों में गिर पड़ी। मैं ठीक हूं अर्णव, मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है कि तुम समय पर आ गए। अर्णव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, अब सब खत्म हो गया। तभी लक्षित एक कोबरा लेकर आया। अर्णव, इस आदमी से कैसे निपटे? जिया आई और बोली, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे वापस ले जाऊंगी। अर्णव ने सिर हिलाया और मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया। लेकिन इसके पीछे के व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, वरना यह हमेशा एक खतरा बना रहेगा। जिया ने अपने आदमियों को कोबरा को ले जाने का निर्देश दिया। तभी विदुर और विशेष खुफिया ब्यूरो के लोग भी दौड़कर आए और शर्मिंदा इलेश आहूजा को उठाने में मदद की। उसकी शर्मिंदा नजर देखकर अर्णव ने मजाक में कहा, कैप्टन इलेश, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे आखिरकार पता चल गया कि असली मर्द क्या होता है। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन इलेश, आपके विशेष खुफिया ब्यूरो ने बंधकों को इसी तरह बचाया। इसने आज मेरी आंखें खोल दी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, जब किसी के पास वो क्षमता नहीं है तो उसे श्रेष्ठ होने का नाटक क्यों करना पड़ रहा है? क्या पिटना अच्छा लगता है? या क्या वो लुटेरों का कोई रिश्तेदार है और जानबूझकर खुद को बंधक बनाकर वे जाता? तुम। इलेश आहूजा का बूढ़ा चेहरा अचानक स्वर के कलेजे जैसा हो गया। वो किसी और को दोष नहीं दे सकता था, वो केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था कि वो बहुत ज्यादा दिखावटी था। उसने उन दोनों लोगों को नजरअंदाज किया और लक्षित की ओर देखने लगा। लक्षित ने अभी जो ताकत दिखाई वो उसने अपनी आंखों से देखी थी। इस तरह की साधना कम से कम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच गई है। अगर उसे गुप्त सेवा ले जिया जाए तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लक्षित। तो फिर तुम क्या करते हो? सुरक्षा गार्ड। हालांकि उन्होंने दोपहर में ही पदभार ग्रहण किया था, फिर भी लक्ष्य ने अपने नए करियर की जानकारी दी। इलेश आहूजा ने कहा, भाई, अपनी काबिलियत के साथ सुरक्षा गार्ड होना शर्म की बात है। क्या आप भविष्य में सीक्रेट सर्विस में शामिल होकर मेरे साथ काम करने में रुचि रखते हैं? लक्षित ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, रुचि नहीं है। इलेश आहूजा ने कहा, भाई, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सीक्रेट सर्विस क्या होती है। हम देश का एक विशेष विभाग है जिसके पास बहुत ही विशेष शक्तियां और बहुत ही उच्च लाभ है। लक्षित ने अपने होंठ सिकोड़े और व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ कहा, बकवास। अगर सीक्रेट सर्विस में तुम्हारे जैसे लोग हो तो वो कितनी बेहतर हो सकती है। वो कमीना जिसने बस श्रेष्ठ होने का नाटक किया था वो बहुत ही शानदार था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई हुनर नहीं था और दूसरों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि वो एक विशेष विभाग है। मुझे लगता है कि ये एक विशेष विभाग है जिसमें कोई हुनर नहीं है। तुम। इलेश आहूजा इस फटकार से शर्मा गए, लेकिन खंडन नहीं कर पाए। इसी समय घटनास्थल की जांच कर रहे सुरक्षा पुलिस अधिकारी ऊपर से 8 लाशें लेकर बाहर आए। प्रभारी व्यक्ति नागेश साहा के पास आया और बोला, प्रमुख को सूचित करते हुए हमने घटनास्थल की जांच पूरी कर ली है और 8 और लाशें मिली हैं। लेकिन ये लोग अभी लुटेरों वाले समूह के नहीं हैं। हमने शवों की सावधानी पूर्वक तलाशी ली और उन सभी पर सीक्रेट सर्विस के पहचान पत्र थे, जिसका मतलब था कि ये सीक्रेट सर्विस के लोग थे। नागेश साहा ने मुड़कर इलेश आहूजा की ओर देखा और कहा, कैप्टन इलेश, क्या हो रहा है? मिस सानवी के कार्यालय में आपके विशेष खुफिया अधिकारियों के शव क्यों हैं? ये। इसी समय इलेश आहूजा स्थिति को लगभग समझ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ही उन लोगों को लुटेरों से टकराने के लिए भेजा था और वे सभी मारे गए। लेकिन इस तरह की बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अगर इसकी सूचना ऊपर तक पहुंच जाती तो मुझे डर है कि वो कैप्टन की गद्दी पर बैठते ही उसे बचा नहीं पाता। हताशा में वो बस इतना ही कह सका, बस हमारी सीक्रेट सर्विस को विशेष माध्यमों से सूचना मिली थी कि कोई मिस सानवी पर हमला करने वाला है। मिस सानवी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैंने पहले इन लोगों को भेजा था। अप्रत्याशित रूप से वे सभी लुटेरों द्वारा मारे गए। तुम झूठ बोल रहे हो। सानवी अर्णव की बाहों में झुक गई, स्ट्रेचर पर पड़े एक काले कपड़े पहने आदमी की लाश की ओर इशारा किया और चिल्लाई, ये लोग मेरी रक्षा करने के लिए यहां बिल्कुल नहीं थे। उसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। अर्णव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कैप्टन इलेश, आपकी सीक्रेट सर्विस जिस तरह से लोगों की रक्षा करती है वो वाकई अनोखा है। आप न सिर्फ खुद को डाकू जैसा दिखाते हैं, बल्कि जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं उसे बेहोश भी कर देते हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। इलेश आहूजा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा, ये मुझे ठीक ठीक स्थिति नहीं पता। अर्णव मुस्कुराए और बोले, क्या यह स्पष्ट नहीं है? फिर मैं आपको बताता हूं।
मुझे लगता है बात कुछ ऐसी है, कैप्टन इलेश हीरो बनकर सुंदरी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो पहले किसी को डाकू बनने का नाटक करने के लिए भेजा और फिर वो खुद हीरो बनकर सुंदरी को बचाते। लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि योजना इतनी जल्दी बदल जाएगी और इतने सारे डाकू अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए कैप्टन इलेश असफल रहे और अपना अनोखा जादू दिखाने में नाकाम रहे। उसकी बात सुनकर बाकियों को अचानक एहसास हुआ। जिया ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मामला सामने आने के बाद आपका विशेष खुफिया ब्यूरो हमसे पहले आ गया। पता चला कि तुम सबने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। सानवी ने गुस्से से कहा, इलेश आहूजा, तुम कितने बेशर्म हो, तुम ऐसा भी कर सकते हो। इलेश आहूजा ने जल्दी से समझाया, सानवी, उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा था। सानवी ने कहा, तो बताओ, चूंकि वो आदमी तुमने ही भेजा था तो वो सामने के दरवाजे से क्यों नहीं गया? उसने खिड़की क्यों तोड़ी? अंदर आने के बाद मुझे क्यों धक्का दिया? हो सकता है उस समय कुछ विशेष परिस्थितियां रही हों, लेकिन ये लोग मर चुके हैं और मैं पूछ नहीं सकता, और कोई रास्ता नहीं था। इलेश आहूजा सारी जिम्मेदारी उस मरे हुए आदमी पर ही डाल सकते थे। फिर वो यहां और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने अपने पास खड़े बिदुर की ओर हाथ हिलाया और कहा, हमारे लोगों को टीम को इकट्ठा करने के लिए ले जाओ। ये कहकर वो सीक्रेट सर्विस के लोगों के साथ जल्दी से यहां से चला गया। जब ऐसा हुआ तो न केवल उसने सानवी का विश्वास खो दिया, बल्कि उसे अपने वरिष्ठों को भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इतने सारे लोगों की एक साथ मौत का कोई उचित कारण तो होना ही चाहिए। अर्णव ने लक्षित को पहले रेस्टोरेंट वापस जाने को कहा और फिर सानवी को शर्मा हाउस वापस भेज दिया। जब चित्रसेन शर्मा को पता चला कि शर्मा ग्रुप के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, तो उसने तुरंत सानवी के लिए अंगरक्षकों की एक अतिरिक्त टीम भेज दी। अर्णव शर्मा के घर पर नहीं रुका, बल्कि सीधे पुलिस स्टेशन की अपराध टीम के पास वापस चला गया। वो जानना चाहता था कि पर्दे के पीछे कौन है। जिया को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चल गया? जिया ने सिर हिलाया, मुझे नहीं मिल रहा। ये एक भाड़े का गिरोह है और इन्हें डार्क वेब पर काम सौंपा गया है। ये हमेशा पैसे लेकर काम करते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता कि इनका मालिक कौन है। अर्णव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, डार्क वेब पर क्या हाल है? जिया ने कहा, डार्क वेब भूमिगत दुनिया में लेन देन के लिए एक वेबसाइट है, जहां आपको टास्क पोस्ट करने के लिए पैसे मिलते हैं या आप दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए काम ले सकते हैं। यहां कोई नियम नहीं है, लेन देन सिर्फ पैसे का है। जब तक आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, आप किसी को भी अपने लिए कुछ भी करने दे सकते हैं, चाहे वो हत्या हो या आगजनी। कोबरा ने अभी अभी साफ किया है कि उन्होंने डार्क वेब पर इनामी मिशन स्वीकार कर लिया था। अर्णव ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बातें कितनी विश्वसनीय हैं? मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से सच है, जिया ने कहा। कोबरा मर्सेनरी ग्रुप हमेशा से एशिया में सक्रिय रहा है और किसी का नहीं है। इसे हमेशा काम करने के लिए पैसे दिए जाते रहे हैं। दरअसल वे हत्यारों से अलग नहीं हैं। वे सब पैसे के लिए काम करते हैं। वे बस कई लोगों का एक समूह है। अर्णव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, तो फिर दूसरे पक्ष ने उन्हें पैसे कैसे दिए? क्या आप ट्रांसफर रूट का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष की पहचान पता कर सकते हैं? यह भी असंभव है। जिया ने कहा, हमने पहले भी डार्क वेब से जुड़े एक मामले की जांच की है और हम इस वेबसाइट की स्थिति को अपेक्षाकृत अच्छी तरह जानते हैं। डार्क वेब पर कोई भी इनाम पोस्ट करे, उसे पहले वेबसाइट पर एक विशिष्ट खाते में पैसा ट्रांसफर करना होगा। इस प्रक्रिया में कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल पैसा देना होता है और वेबसाइट पूरी तरह से गोपनीय होती है। यदि निर्दिष्ट समय सीमा पूरी हो जाती है और कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, तो डार्कनेट सीधे निष्पादन पक्ष को पैसा ट्रांसफर कर देगा और 20% कमीशन लेगा। यदि कार्य विफल हो जाता है, तो पैसा पिछले ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। यह वाकई परेशान करने वाला है। अर्णव ने कहा, डार्क वेब पर व्यापार करने वालों को इस बात का डर नहीं होता कि वेबसाइट उनका पैसा चुरा लेगी? जिया ने कहा, डार्कनेट भूमिगत दुनिया में एक संगठन है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है। अगर ये ग्राहकों का सारा पैसा निगल भी जाए, तो भी कोई प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं है। लेकिन असल में डार्क वेब ऐसा नहीं करता। हर साल वे जो कमीशन कमाते हैं, वो बहुत ज्यादा है और भरोसे को नष्ट करना नामुमकिन है। कम से कम अभी तक तो ग्राहकों के पैसे की हेराफेरी का कोई मामला सामने नहीं आया है। अर्णव ने एक पल सोचा और कहा, क्या पुलिस के पास कोई और तरीका है, जैसे किसी खास तरीके से उनकी वेबसाइट पर घुसपैठ करना? इसके बारे में सोचो भी मत। डार्क वेब की ताकत तुम्हारी कल्पना से भी परे है। जिया ने कहा, कंट्री एम की उनकी स्पेशल मिलिट्री सर्विस ने एक बार 100 शीर्ष हैकरों को बड़ा इनाम दिया था
और डार्क वेब सर्वर पर हमले करने के लिए देश की शक्ति के साथ सहयोग किया था। लेकिन उन्होंने आधे महीने तक कड़ी मेहनत की और न केवल उन्होंने दूसरों के सर्वर में सेंध नहीं लगाई, बल्कि उनका जरा भी असर नहीं हुआ। इस दौरान डार्कनेट सामान्य रूप से काम करता रहा। डार्क वेब को ध्वस्त करने के बजाय इस हमले ने भूमिगत दुनिया में जोरदार प्रचार किया। तब से लोगों का डार्क वेब पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। अर्णव ने कहा, अगर यह मिशन विफल हो जाता है तो क्या दूसरा पक्ष मिशन जारी करता रहेगा और सानवी पर हमला करने के लिए अन्य भाड़े के समूहों को नियुक्त करेगा? यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। अगर इन भाड़े के समूहों द्वारा उस पर हर समय हमला किया जाता रहा तो यह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगा। जिया ने कहा, कहना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष टास्क प्रकाशित करना जारी रखता है या नहीं। मैं अभी डार्क वेब पर जांच करने गई थी। अभी तक ऐसा कोई टास्क जारी नहीं हुआ है, तो फिर हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हालांकि अर्णव को यह एहसास पसंद नहीं आया, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, मुझे डार्क वेब का पता दे दो और जब समय मिलेगा तो मैं वहां जाकर देखूंगा। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें अपने मोबाइल फोन से भेज दूंगा। हालांकि कोई भी डार्क वेब पर लॉगिन नहीं कर सकता। तुम्हें पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद तुम्हें हर साल 10 लाख का सदस्यता शुल्क देना होगा। ओह, अर्णव को तुरंत राहत मिली। कोई आश्चर्य नहीं कि डार्क नेटवर्क इतना शक्तिशाली है और कंट्री एम की शक्ति का मुकाबला कर सकता है। वार्षिक सदस्यता पंजीकरण शुल्क ही एक बहुत बड़ी रकम है, जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए पर्याप्त है। वो आपराधिक पुलिस दल से विदा हो गया। आधी रात के 2 बज चुके थे। स्वाभाविक रूप से इस समय कमला रेस्टोरेंट वापस जाना उसके लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रॉयल विला चला गया। आधी रात को सब कुछ शांत था और सड़क पर बहुत कम कारें और पैदल यात्री थे। जल्द ही वो रॉयल माउंटेन विला क्षेत्र पहुंच गया और पहाड़ की चोटी पर चला गया। वो अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसने दूर से एक व्यक्ति को तेज गति से पहाड़ की चोटी की ओर आते देखा, जिसके पीछे 2 अन्य लोग भी थे। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे, जाहिर तौर पर रात में घूमने वालों की तरह। तीनों लोगों की गति बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि वे कम से कम नश्वर स्तर अंतिम या आध्यात्मिक स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके हैं। अर्णव थोड़ा चौंक गया, ये देखकर कि उन लोगों की दिशा उसके विला नंबर 1 की ओर थी। हमने अभी अभी कोबरा मर्सनरी ग्रुप की घटना देखी है। क्या ये लोग हम पर हमला करने आए हैं? ये सोचकर उसने पगानी को पास के एक हरे भरे मैदान में खड़ा किया, कार से बाहर निकला, हल्के गति तकनीक का भी इस्तेमाल किया और चुपचाप पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि रात थी, उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी और वो दूर से ही उन तीनों लोगों का पीछा कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। आगे वाला व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जबकि उसके पीछे वाले 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, ये 3 लोग एक ही समूह में नहीं थे, लेकिन पीछा करने और भागने के बाद भी दिशा अभी भी उसके विला नंबर 1 की ओर ही थी। जल्द ही आगे वाला काले कपड़े वाला आदमी दीवार फांदकर सीधे उसके घर के आंगन में घुस गया। इसी समय 2 और लोग दौड़े और 4 लोगों ने आंगन को घेर लिया। अर्णव भी आंगन में पीछे पीछे गया, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आया, बल्कि छिपने के लिए एक अंधेरी जगह ढूंढ ली। इन लोगों की पहचान अज्ञात है। आइए पहले स्थिति का पता लगाते हैं। छिपने के बाद उसने आंगन में बिन बुलाए मेहमानों को देखा। बीच में लोगों से घिरे काले कपड़े वाले आदमी ने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। हालांकि उत्तल और अवतल आकृति से पता चलता है कि ये एक महिला थी। उसे घेरे हुए काले कपड़े पहने बाकी 4 आदमी थोड़े अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे खुले थे और उनके सिर नंगे थे। दूसरे गंजों से अलग इन चारों के सिर सचमुच गंजे हैं। ऐसा गंजापन जिसमें एक भी रोम नहीं है। इसके अलावा उनकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी है और पूरा व्यक्ति अजीब लग रहा है, मानो उनकी जहरीली जीभ हो जो लोगों को खाने के लिए चुनती हो। घेराबंदी पूरी करने के बाद काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने कहा, ग्रीष्मा धवन, तुम समय क्यों टाल रहे हो? ग्रीष्मा धवन नाम की महिला चिल्लाई, सबसे बुरा तो हम साथ साथ मर ही सकते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे अमानवीय लोगों से डरूंगी? अर्णव उसकी मुंह खोलने से चौंक गई। उसकी आवाज किसी पुरुष से भी ज्यादा भारी थी। क्या यह जानबूझकर किया गया था या बस यही आवाज थी? उसे यह भी शक था कि उसने दूसरे पक्ष के लिंग का गलत आकलन किया है, लेकिन बार बार जांच करने पर पता चला कि वो शारीरिक रूप से वास्तव में एक महिला थी। काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत है
कि तुम हमें ये कह सको कि तुम, जो न तो पुरुष हो और न ही महिला है? ग्रिस्मा धवन ने गुस्से से कहा। साले, तुम में से कौन यहां मरने के लिए पहले आएगा? काले कपड़े वाले आदमी ने कहा। ब्लैक मांबा, तुम पहले जाओ। हाँ, काले कपड़े वाले एक गहरे रंग के आदमी ने बाहर आया और उसके पैर चलते ही दौड़कर आया। ये लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे थे। बाकी 3 लोगों ने तुरंत एक त्रिकोण बना लिया और ग्रिस्मा धवन को बीच में घेर लिया, मानो उन्हें डर हो कि वो भाग जाएगी। ग्रिस्मा धवन न केवल गुस्सैल स्वभाव की थी, बल्कि अपने हमलों में बेहद निर्दयी भी थी। उन्होंने सबसे पहले ब्लैक मांबा के चेहरे पर मुक्का मारा। अर्णव समझ गई कि यह महिला आध्यात्मिक स्तर पर थी, लेकिन वो बहुत स्थिर नहीं लग रही थी, मानो अभी अभी टूट कर आई हो। यह मुक्का बहुत भयंकर और बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन ब्लैक मांबा का शरीर सांप की तरह मुड़ गया और उसने कुशलता से मुक्का को चकमा दिया। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर ग्रिस्मा धवन की गर्दन को सांप की तरह लपेट लिया। ग्रिस्मा धवन ने तुरंत अपनी चाल बदली और अपनी हथेलियों को पकड़ में बदल लिया। उसने झट से ब्लैक मांबा की कलाइयों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर छोटी सी पकड़कर तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी पीठ के पीछे उसकी बाहों को काट दिया। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस समय उसकी हिलने डुलने की क्षमता जरूर चली जाती, लेकिन ब्लैक मांबा का व्यवहार बेहद अजीब था। जब वो मुड़ा तो उसका सिर नियम के विपरीत 180 डिग्री घूम गया और सीधे ग्रिस्मा धवन की ओर मुंह कर गया। फिर उसने मुंह खोला और उसकी जीभ भाले की तरह बाहर निकल आई। अर्णव की पुतलियां सिकुड़ गई। अभी तक उसे शक था कि यह व्यक्ति स्नेक फिस्ट जैसा कुछ कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो पूरा राक्षस है। ग्रिस्मा धवन ब्लैक मांबा की प्रतिक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार लग रहा था। अचानक उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर प्रकट हुआ और उसने ब्लैक मांबा के मुंह में झपट्टा मार दिया। खंजर गले में घुस गया और खून की धार फूट पड़ी, लेकिन ब्लैक मांबा सीधे नहीं मारा गया। जो बायां हाथ छूटा था वो तुरंत घूम गया, जिससे ग्रिस्मा धवन की बाह पर खून के निशान पड़ गए। धिक्कार है राक्षस, भाड़ में जाओ। ग्रिस्मा धवन गुस्से से दहाड़ी, ब्लैक मांबा के पेट में लात मारी और उसे दूर भगा दिया। उनके आसपास के 3 लोगों ने अपने साथियों को मरा हुआ देखा और उनके हावभाव बिल्कुल नहीं बदले, मानो उनका उनसे कोई लेना देना ही न हो। काले लिबास वालों के नेता ने कहा, ग्रिस्मा धवन, तुम्हें ब्लैक मांबा ने जहर दे दिया है। अगर तुम घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हारे बचने की संभावना अभी भी बनी रह सकती है। ग्रिस्मा धवन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घायल बाह पर नजर डाली। दरअसल चोट गंभीर नहीं थी, बस सतह पर एक खरोंच थी, लेकिन इस समय पूरी बाह सूजी हुई और स्याही की तरह काली थी। जाहिर है कि उसमें जहर था। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम राक्षसों को अपने साथ नर्क ले जाऊंगी। ग्रिस्मा धवन का गुस्सा भड़क उठा। दहाड़ने के बाद उसने अपने हाथ में छोटा चाकू लहराया और काले लिबास वाले आदमी की ओर दौड़ी। लेकिन ब्लैक मांबा का जहर इतना तेज था कि जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए उसे चक्कर आ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। काले आदमी के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा और उसने बाकी 2 आदमियों को चिल्लाकर कहा, इसे ले आओ। काले आदमी के बाकी 2 आदमी सहमत हो गए और ग्रिस्मा धवन की ओर चल पड़े। रुको, ये मेरा घर है। तुम जैसे राक्षसों का यहां बेलगाम घूमना तुम्हारा पेट नहीं है। अर्णव जोर से चिल्लाया और अंधेरे से बाहर निकल गया। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसे यकीन था कि ग्रिस्मा धवन एक सामान्य इंसान है, जबकि बाकी 4 राक्षस थे जो इंसानों जैसे दिखते थे लेकिन इंसान नहीं थे। ऐसे में वो स्वाभाविक रूप से इंसानों की मदद करना चाहेगा। काले आदमी के नेता ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, बेटे, क्या तुमने अभी सब कुछ देखा? अर्णव ने सिर हिलाया। जाहिर है, मैं इसे साफ देख सकता हूं और यह बहुत रोमांचक है। बेटा, तुम मौत की तलाश में हो। काले कपड़े वाले आदमी ने दहाड़कर अर्णव पर मुक्का मारा। अर्णव ने मुक्का चकमा दिया और काले कपड़े वाले आदमी के कंधे पर भी मुक्का मारा। लेकिन फिर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस आदमी का शरीर कमजोर था और उसके मुक्कों की ज्यादातर ताकत खत्म हो चुकी थी। पहले तो वो सिर्फ काले कपड़े वाले आदमी की ताकत परखना चाहता था, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई थी। अर्णव उसकी पीठ पर लेट गया और उसका दिल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। काले कपड़े वाले आदमी ने अपने शरीर को ऐसे मोड़ा जैसे उसकी कोई हड्डी ही न हो और बेहद अजीब तरीके से इस हरकत से बच निकला। लेकिन आदमी तो बच गया, लेकिन कपड़े नहीं। बस एक चरमराहट की आवाज आई और कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा पीठ से फट गया। अर्णव का यही मकसद था,
वो देखना चाहता था कि इस राक्षस के साथ क्या हो रहा है। कपड़े फटने के बाद उसने पाया कि काले आदमी की पीठ पर घनी छोटी छोटी शल्कों की भरमार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी फिसलन भरी थी। साथ ही उसने ये भी देखा कि इस आदमी के सिर का ऊपरी हिस्सा भी शल्कों से ढका हुआ था, इसलिए उसे बाल बढ़ाने पड़े। काले आदमी को इस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो दहाड़ा और फिर से दौड़ा। दोनों लोगों ने एक के बाद एक कई वार किए। अर्णव ने पाया कि काले आदमी का शरीर बेहद मजबूत था, खासकर उसकी रक्षा शक्ति, इसलिए साधारण हमलों से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रिस्मा धवन ने अभी अभी ब्लैक मांबा के गले में चाकू घुसा दिया। अगर शरीर पर वार किया गया होता तो उसे एक चाकू से मारना मुश्किल होता। कुल मिलाकर इन लोगों के शक्तिशाली शरीर और जहर के साथ उनकी ताकत आध्यात्मिक स्तर के शुरुआती दौर के गुरुओं को लगभग टक्कर दे सकती है। लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है, वो ये कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से सहज वृत्ति पर निर्भर रहते हैं। हालांकि वे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, उन्हें चालें बिल्कुल नहीं आती और उन्हें युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं होता। अगर वह एक अच्छी तरह से तैयार आध्यात्मिक स्तर का योद्धा होता तो वो निश्चित रूप से सबसे नीचे होता। ये देखकर कि बॉस फायदा नहीं उठा पा रहा है, काले कपड़े पहने बाकी 2 आदमी भी दौड़े और तीनों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। इस समय अर्णव की भी परीक्षण में रुचि खत्म हो गई। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में 3 पीले तावीज दिखाई दिए। काले कपड़े पहने तीनों आदमी जाहिर तौर पर नहीं जानते थे कि वो क्या है, और वे फिर से दांत और पंजों से उस पर टूट पड़े। अर्णव ने हल्के से हाथ हिलाए और तीनों तावीज तुरंत 3 विशाल आग के गोलों में बदल गए। उनकी ओर उड़ते हुए आग ने काले आदमी को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। ज्वाला तावीज, ये वही तावीज है जिसे उसने पहले परिष्कृत किया था। इस तरह के राक्षस से निपटने के लिए बिल्कुल सही है। काले कपड़े वाले तीनों आदमियों ने एक हृदय विदारक चीख मारी। हालांकि उनकी शारीरिक सुरक्षा क्षमता अद्भुत थी, फिर भी उनमें आग का कोई प्रतिरोध नहीं था। पलक झपकते ही ये तीनों राक्षस राख के गोले में जलकर हवा में गायब हो गए। अर्णव ने मुड़कर ग्रिस्मा धवन को देखा। इस समय उसकी त्वचा स्याही की तरह काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसे जहर दिया गया है। उसे उसका इलाज करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए। अगर देर हो जाती तो बहुत देर हो जाती। उसने हाथ बढ़ाकर ग्रिस्मा धवन के चेहरे से काला दुपट्टा हटाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। असल में इस महिला का फिगर बहुत अच्छा था। हालांकि वो आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसमें एक महिला के सभी उभरे हुए और अवतल उभर थे। अगर आप उसकी पीठ देखें तो वो निश्चित रूप से किसी भी पुरुष को अपने सपने देखने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ऐसी महिला के लिए उसका चेहरा इस समय दाढ़ी से ढका हुआ है और उसकी मोटाई एक दाढ़ीदार आदमी से कम नहीं लग रही है। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से इसे फिर से देखा और पाया कि उसके हाथ पैरों को छोड़कर महिला के शरीर के अन्य हिस्से घने बालों से ढके हुए थे, जो बेहद डरावने लग रहे थे। उसने अपना हाथ ग्रिस्मा धवन की नाड़ी पर रखा और एक पल बाद उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। हमें लोगों को विषमुक्त करने और बचाने के लिए जल्दी करनी होगी। उसने सुई की थैली निकाली, चांदी की सुइयां एक एक करके ग्रिस्मा धवन के शरीर में डाली और उसके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अराजक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद ग्रिस्मा धवन ने अपना मुंह खोला और मुंह से काला खून थूका, फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि इस समय उसके शरीर की त्वचा घने बालों से ढकी हुई थी, फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ रंग में आ गई थी और उसके शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए थे। जब ग्रिस्मा धवन को होश आया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने चेहरे को छूने की थी और उसने पाया कि काला दुपट्टा हटा दिया गया था और उसके हाव भाव अचानक बदल गए। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके हाथ में रोशनी चमकी और एक छोटा चाकू अर्णव के सीने की ओर चला। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अर्णव ने थोड़ा सा झुककर चाकू को चकमा दिया, लेकिन ग्रिस्मा धवन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी कलाई घुमाई और छोटे चाकू से फिर से उसका गला रेत दिया। अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है ना? अर्णव ने हाथ बढ़ाकर ग्रिस्मा धवन की कलाई पकड़ी, खंजर गिरा दिया, फिर उसका हाथ काटकर उसे बगल वाली बेंच पर पटक दिया। क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें अभी अभी बचाया है। जब तुम ऊपर आए तो चाकू या बंदूक का इस्तेमाल क्यों किया? ग्रिस्मा धवन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझे बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरा हिजाब उतारने के लिए किसने कहा? अर्णव ने कहा। तुम्हें अभी अभी जहर दिया गया है। मैं तुम्हारा जहरीला खून निकालना चाहती थी।
अगर तुम घूंघट नहीं उतारोगी तो तुम खून की उल्टी कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूं? ग्रीष्मा धवन ने गुस्से से कहा। लेकिन तुमने फिर भी देखा। अर्णव ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक नजर देख लूं तो क्या कर सकता हूं? वो सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी। हालांकि उसके चेहरे पर दाढ़ी के साथ ये थोड़ा भद्दा लग रहा था, लेकिन वो उठते ही उससे लड़ना तो नहीं चाहेगी, है ना? ग्रीष्मा धवन ने खर्राटे भरे और कुछ नहीं कहा। अर्णव ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस बार कोई लड़ाई नहीं होगी। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया और दोनों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए 2 कदम पीछे हट गया। ग्रीष्मा धवन ने मुड़कर उसे एक उलझन भरे भाव से देखा और कहा, मैं तुम्हें फिर मार डालूंगा। अर्णव ने गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें बचाया है। ग्रीष्मा धवन ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम बचोगे, लेकिन मैंने कसम खाई है कि जो कोई भी मेरा दुपट्टा उतारेगा वो या तो मुझसे शादी करेगा या मैं उसे मार दूंगी। तुम किसी एक शर्त को चुन लो। अर्णव अचानक ऐसी दाढ़ी वाली सुंदरी से शादी करने के विचार से कांप उठा जिससे वो जी नहीं पा रहा था। उसने अवचेतन रूप से कहा, तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। ग्रीष्मा धवन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वो कुछ करने ही वाला था। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, रुको। नहीं, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं एक डॉक्टर हूं और तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या तुमने कहा था कि मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? ग्रीष्मा धवन पहले तो पूरी ताकत से लड़ना चाहती थी, लेकिन इस पल वो रुक गई। जाहिर है, हालांकि तुम्हारी बीमारी थोड़ी ज्यादा तकलीफदेह है, फिर भी इसका इलाज हो सकता है। ग्रीष्मा धवन ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस बीमारी के होने के बाद उसने अनगिनत विशेषज्ञों और प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर सका। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अर्णव ने कहा, अगर मैंने सही पढ़ा है तो तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से किसी ऐसे व्यायाम का नतीजा है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ग्रीष्मा धवन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए मैं बता सकती हूं। अर्णव ने कहा, अभी तुम जो अभ्यास कर रही हो वो यांग प्रकार का व्यायाम है। हालांकि ये व्यायाम अच्छा है, लेकिन ये महिलाओं के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगी, अंत में तुम्हें उतनी ही अधिक यांग ऊर्जा मिलेगी। जब आपने नश्वर पूर्णता को अड़चन को तोड़ा तो आपकी आवाज भारी होने लगी। कुछ दिन पहले आध्यात्मिक स्तर को तोड़ने के बाद आपका शरीर काले बालों से ढकने लगा। ये एक प्रतिक्रिया है जब यांग ऊर्जा बहुत प्रबल हो जाती है और यिन ऊर्जा पर हावी हो जाती है, जिससे अंतःस्रावी विकार उत्पन्न होते हैं। उसकी इतनी विस्तार से कही गई बात सुनकर ग्रीष्मा धवन अचानक उत्साहित हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अर्णव का हाथ पकड़ लिया और उत्साह से बोली, क्या आप सचमुच इसका इलाज कर सकते हैं? वो मूल रूप से एक बहुत ही सुंदर महिला थी, लेकिन संयोग से उन्हें पाषाण हृदय सूत्र नामक एक पुस्तक मिल गई और उन्होंने उसका अभ्यास किया। शुरुआत में उनकी साधना में तेजी से सुधार हुआ और वो बहुत खुश थी, लेकिन जब उनकी साधना उच्चतम नश्वर स्तर पर पहुंची तो उनकी आवाज और भी भारी होने लगी और वो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की तरह बोलने लगी। फिर भी ग्रीष्मा धवन ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी साधना और गहरी हो जाए तो बेहतर होगा। इसलिए उसने तब तक अभ्यास जारी रखा जब तक कि वो आध्यात्मिक स्तर की बाधा को पार नहीं कर गई। न केवल उसकी आवाज में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसके शरीर के बाल अचानक बहुत घने हो गए। अब वो पूरी तरह से घबरा गई। उसने पहले खुद को तौलिए से ढका और फिर इलाज के लिए इधर उधर देखा। ये अफसोस की बात है कि न तो पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा और न ही पश्चिमी चिकित्सा इस विशेष मामले में कुछ कर सकती है। हताशा में उसने मन ही मन कसम खाई कि जो कोई भी उसका असली चेहरा देखने की हिम्मत करेगा, वो या तो उसे मार डालेगी या उससे शादी करने देगी। अर्णव ने कहा, मैंने कहा था कि इसका इलाज हो सकता है। आपकी स्थिति यिन और यांग के असंतुलन के कारण है। आपको बस संतुलन फिर से स्थापित करने की जरूरत है। ये कहते हुए वो बहुत आश्वस्त था। उसके पास प्राचीन चिकित्सा की विरासत थी और उसने अभी अभी लक्षित का इलाज किया था। लक्षित के लक्षण ग्रीष्मा से भिन्न हैं, लेकिन उनकी प्रकृति एक ही है। दोनों में शरीर में यिन और यांग ऊर्जा और रक्त का असंतुलन होता है। अंतर यह है कि लक्षित स्वयं एक पुरुष है, इसलिए ग्रीष्मा धावन जैसी कोई अति प्रतिक्रिया नहीं होती। चूंकि रोग एक ही है, इसलिए उपचार का तरीका भी वही होना चाहिए। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में एक क्रिस्टल की गोली प्रकट हुई। ये गोली ताओवादी दर्शनी की छोटी छड़ी की दुष्ट
यिन आत्मा को दानव शोधन बोतल में अवशोषित करके बनाई गई थी। ये उसके हाथ में आखिरी गोली थी। ग्रिस्मा धावन ने अमृत लिया और संदेह से पूछा, ये क्या है? इसे जुआनिन गोली कहते हैं। यह आपके शरीर में यिन ऊर्जा को बढ़ा सकती है और अत्यधिक यांग ऊर्जा को संतुलित कर सकती है। यिन और यांग के संतुलित होने के बाद यह न केवल आपकी अजीब बीमारी को ठीक करेगी, बल्कि आपकी साधना के स्तर को भी और बढ़ाएगी। ग्रिस्मा धवन ने फिर पूछा, क्या यह वाकई इतना जादुई है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, है ना? अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस चीज के लिए तुम्हें झूठ बोल सकता हूं? पैसे ठगने के लिए या तुम्हारी साथ प्रेम रिश्ते की धोखे के लिए? पैसे ठगना? मेरा ये अमृत अनमोल है। अगर मैं इसे तुम्हें बेच भी दूं तो भी इसकी इतनी कीमत नहीं होगी। धोखा? क्या तुम्हें लगता है कि यह जरूरी है? मेरी पसंद इतनी तेज नहीं है। ये ग्रिस्मा धवन ने सोचा, अगर अर्णव उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता तो वो अपने हुनर से उसका विरोध नहीं कर पाती, इसलिए इसे इतना मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्णव ने कहा, अब पालथी मारकर बैठो और गोली लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दवा की शक्ति को घोलने में, और तुम जल्द ही अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाओगी। ग्रिस्मा धवन ने अब और संकोच नहीं किया। अर्णव के निर्देशों के अनुसार बैठ गई और फिर गोली मुंह में डाल ली। अमृत मुंह में लेते ही उनके ऊर्जा कोश में एक हल्की सी ठंडक दौड़ गई। इस एहसास ने उन्हें बेहद सुकून दिया। अर्णव ने 2 उंगलियां फैलाकर ग्रिस्मा धवन के ऊर्जा कोश को छुआ और अराजक ऊर्जा का उपयोग करके जुआनिन गोली की शक्ति को उत्प्रेरित किया। जुआनिन गोली में निहित यिन ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है, जिससे शरीर में यांग ऊर्जा का संतुलन धीरे धीरे बनता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ और ग्रिस्मा धवन के शरीर में यिन और यांग का संतुलन वापस आ गया। पहले घनी दाढ़ी तेजी से झड़ने लगी, जिससे उनकी त्वचा जिलेटिन जैसी सफेद दिखाई देने लगी। अर्णव ने यह सब साफ साफ देखा और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रिस्मा धवन, अब जिनकी दाढ़ी नहीं थी, बेहद खूबसूरत थी और उनकी रूप रंग जस्मीन और सानवी से कमतर नहीं था। शुक्र है मैंने उसकी इस अजीब बीमारी को ठीक करने में मदद की, वरना इतनी खूबसूरत लड़की के लिए यह अफसोस की बात होती। उसने आह भरी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई, क्योंकि उसने देखा कि इस समय उस गोली ने अपनी आधी भी प्रभावशीलता नहीं दिखाई थी और वो अभी भी लगातार यिन ऊर्जा छोड़ रही थी और उसकी गति तेज होती जा रही थी। ये परेशान करने वाला था। ग्रिस्मा धवन के शरीर में यांग ऊर्जा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी और यिन ऊर्जा को कहीं और छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय उसका शरीर और भी ठंडा होता गया, उसका चेहरा और भी पीला होता गया और वो कांपने भी लगी। छोड़ो, ऐसा लगता है कि मैं उसके शरीर में यिन और यांग को केवल दोहरी साधना विधि से ही संतुलित कर सकती हूं। हताशा में अर्णव केवल सबसे मौलिक और प्रभावी उपाय, दोहरी मिलन साधना विधि, का ही उपयोग कर सका। उसने ग्रिस्मा धवन को उठाया और बड़े बिस्तर की ओर लक्ष्य करते हुए विला में घुस गया। अज्ञात समय के बाद पूर्व का आकाश धीरे धीरे सफेद होने लगा। अर्णव ने अंततः कई वर्षों से एकत्रित यांग ऊर्जा की बलि देकर अपना अनोखा उपचार समाप्त कर दिया। अराजकता ऊर्जा और संयुक्त साधना ने अंततः ग्रिस्मा धवन के शरीर में जुआनिन गोली की प्रभावशीलता को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। हालांकि ये अत्यंत खतरनाक है, इसके लाभ भी बहुत है। वे दोनों एक साथ मध्य स्तरीय आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं। इस समय ग्रिस्मा धवन को होश आ गया था और उसने सुबह के उजाले में अपने सामने का दृश्य देखा। हालांकि उसका व्यक्तित्व साहसी था, फिर भी उसके गाल लाल हो गए। दोनों लोगों ने जल्दी से कपड़े पहने और अजीब तरह से कहा, मुझे माफ करना, अभी जब मैं आपका उपचार कर रहा था तो थोड़ा विचलन हो गया था। इस पद्धति को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ग्रिस्मा धवन ने कहा, चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यिन और यांग को संतुलित करने के बाद उसकी आवाज अब कर्कश नहीं रही, बल्कि बहुत ही मनमोहक और मधुर हो गई। अच्छा, अर्णव के सिर पर अचानक एक काली लकीर आ गई। क्या यही लकीर उसकी नहीं होनी चाहिए थी? एक लड़की ने पहले क्यों कहा, लेकिन आज जो हुआ वो वाकई थोड़ा अप्रत्याशित था। उसकी पहले से ही 3 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पहली बार उसे किसी और औरत ने उलझन में ले लिया। ग्रिस्मा धवन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपना सिर घुमाया और चादरों पर पड़े चमकीले लाल रंग को देखा। फिर चादरें फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। पीछे मुड़कर उसने कहा, आज से तुम मेरी हो। ओह, क्या हम अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते? अर्णव ने कहा, तुम्हारे शरीर में यिन और यांग ऊर्जा अब संतुलित हो गई है
लेकिन याद रखना कि तुम्हें उन यांग गुणों का दोबारा अभ्यास नहीं करना चाहिए, वरना ये फिर से बिगड़ जाएगा। ये बहुत अच्छे कौशल है, इन्हें फेंकना अफसोस की बात है। ग्रीष्मा धवन ने उत्साह के भाव के साथ उसकी ओर देखा। अभी अभी तुमने मुझे ठीक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था जो मुझे आध्यात्मिक स्तर के मध्यम चरण में पहुंचा दिया? अर्णव ने अजीब तरह से कहा। ये मुझे दोहरी साधना विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। चिंता मत करो, मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अर्णव शर्मिंदा था। उसने किसी की सहमति के बिना कदम उठाया था, जो गलत था। क्या दोहरी साधना शरीर में यिन और यांग ऊर्जा को संतुलित कर सकती है? ग्रीष्मा ने पूछा। अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। ग्रीष्मा धवन ने उत्साह से कहा, तो अगर मैं आपके साथ अभ्यास करता रहूं तो क्या मैं पाषाण हृदय सूत्र का अभ्यास आगे भी कर सकता हूं, और फिर यांग ऊर्जा बढ़ जाने के बाद यिन गोली खाके और तुम्हारे साथ बिस्तर में दोहरी साधना करके ऊर्जा स्तर बढ़ा सकता हूं? ये हो सकता है, लेकिन इसे भूल जाओ। अर्णव एक प्रशिक्षण उपकरण नहीं बनना चाहता था। उसने कहा, यह कोई बहुत उन्नत तकनीक नहीं है, इसे फेंक दो। अब मैं तुम्हें वाइट जेड स्किल यानी कि तकनीकों का एक सेट सिखाने जा रहा हूं। यह तकनीक महिलाओं के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद न केवल आपकी साधना का स्तर तेजी से सुधरेगा, बल्कि आप अपनी त्वचा को सुंदर और चिकना भी बना सकती है। संक्षेप में इसके कई लाभ हैं। औजार बनने के भाग्य से बचने के लिए उसने जिया की तरह ग्रीष्मा को न केवल वाइट जेड कौशल सिखाया, बल्कि इस कौशल की प्रभावशीलता का बखान आसमान तक भी किया। ग्रीष्मा धवन ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मेरे साथ दोहरी साधना करना पसंद नहीं है? अर्णव ने बार बार हाथ हिलाकर कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि यह अभ्यास आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। ग्रीष्मा धवन ने कहा, अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने जिस अभ्यासों का जिक्र किया है उनका अभ्यास कैसे करना है। अर्णव ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसे पालथी मारकर बैठने को कहा और फिर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उसके शरीर में संचार करने के लिए किया, जिससे उसे साधना की कला का ज्ञान हुआ। दोनों ने अभी अभी दोहरी साधना का अनुभव किया था और ऊर्जा परस्पर अनन्य नहीं थी। उसकी मदद से ग्रीष्मा धवन ने इन तकनीकों को जल्दी ही समझ लिया। अभ्यास समाप्त करने के बाद अर्णव ने पूछा, तुम कौन हो? दोनों के बीच का रिश्ता इस हद तक विकसित हो गया था कि अब वो उस महिला के बारे में उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। ग्रीष्मा धवन ने कहा, मेरा नाम ग्रीष्मा है। ग्रीष्मा धवन ने आगे कहा, मैं देश के चौहान मंडप से हूं। इस बार मैं एक विशेष मिशन के लिए भारत आया हूं। चौहान मंडप क्या है? क्या ये कोई संप्रदाय है? अर्णव ने ये नाम पहली बार सुना था। चूंकि तुम मेरे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात नहीं छिपाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा और यूं ही दूसरों को नहीं बताना होगा। ग्रीष्मा धवन ने कहा, चौहान मंडप कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि भारत में सर्वोच्च शक्ति वाला एक विशेष विभाग है। इस विशेष विभाग का सीक्रेट सर्विस से क्या लेना देना है? अर्णव ने कुछ समय पहले ही इलेश आहूजा को सीक्रेट सर्विस को एक विशेष विभाग बताते हुए सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी तुलना इस चौहान मंडप से कैसे की जा सकती है। ग्रीष्मा धवन ने कहा, वर्तमान में भारत में दो विशेष विभाग हैं, एक सीक्रेट सर्विस और दूसरा चौहान मंडप। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों देश की सेना और आतंरिक सुरक्षा सेवा के साथ देश के लिए काम करते हैं, लेकिन चौहान मंडप ज्यादा खास है। सीक्रेट सर्विस खुफिया विभाग पर केंद्रित है और इसे एक गुप्त सेवा विभाग के रूप में समझा जा सकता है। चौहान मंडप बिल्कुल अलग है। ये पूर्वी विभाग, मध्य विभाग और पश्चिमी विभाग में विभाजित है। मैं मध्य विभाग का सदस्य हूं। अर्णव ने पूछा, आज आप जिन लोगों से मिले वो कौन है? वे अजीब दिखते हैं, सांपों जैसे, लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं। ग्रीष्मा धवन ने कहा, सच कहूं तो वे इंसान नहीं हैं, बल्कि जापान की उच्च तकनीक द्वारा बनाए गए आनुवंशिक रूप से संशोधित लोग। इन लोगों के शरीर में अलग अलग सांपों के जीन प्रत्यारोपित किए गए हैं और कुछ तो सांपों के जीन के 50% से भी ज्यादा जीन के बराबर है। उनकी युद्ध क्षमता वास्तव में नाटकीय रूप से बढ़ गई है। वे राक्षस है जो न तो इंसान है और न ही भूत। आनुवंशिक रूप से संशोधित लोग? अर्णव ने भौहें चढ़ाई। उसने इसे पहले सिर्फ विज्ञान कथा फिल्मों में ही देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हकीकत में भी होता है। ग्रीष्मा धवन ने आगे कहा, आज की दुनिया में ऐसी कई परिस्थितियां हैं और कई ताकतों ने मानव योद्धाओं के रूपांतरण में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है। जापानी देश की रूपांतरण पद्धति अन्य प्रजातियों के जीनों को एकीकृत करके युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना है। कंट्री में मानव शरीर की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार के लिए जैव रासायनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है।
अर्णव ने कहा, यह पूरी तरह से प्रकृति के सामंजस्य के खिलाफ है। क्या इसे रोकने वाला कोई नहीं है? ग्रीष्मा धवन ने कहा, कई चीजें देश द्वारा नहीं बल्कि कुछ हित समूहों द्वारा की जाती है। कुछ लोगों की नजर में जब तक ये पैसा कमाता है और लाभदायक है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो न किया जा सके। इसके अलावा ये चीजें गुप्त रूप से की जाती है और सरकार के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल होता है। अर्णव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था कि हकीकत कुछ ऐसी ही है। जब ज्यादा लोग होंगे तो कुछ लोग मुनाफे के लालची जरूर होंगे, वरना इतने सारे ड्रग डीलर नहीं होते। ग्रीष्मा धवन ने आगे कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि परिवर्तन की ये विधि किसी व्यक्ति की युद्ध क्षमता को तेजी से बढ़ा सकती है। जैसे कि अभी जो आनुवंशिक रूप से संशोधित लोग हैं, हमारे भारतीय योद्धाओं को आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए अक्सर 10 साल या दशकों तक अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन ऐसा गुरु बनाने में उन्हें बस कुछ ही दिन लगते हैं। अर्णव ने पूछा, क्या उनके स्तर की शक्ति वाले कई आनुवंशिक रूप से संशोधित लोग हैं? ज्यादा नहीं। अगर बहुत से हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत होगी। अगर मेरा अनुमान सही है तो वे हर बार एक आनुवंशिक जैव रासायनिक व्यक्ति बनाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, या वे अन्य परिस्थितियों से बंधे होते हैं और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते। ग्रीष्मा धवन ने कहा, उन्होंने पहले जो आनुवंशिक रूप से संशोधित लोग बनाए थे वे ज्यादा से ज्यादा नश्वर जितने ही मजबूत थे। शायद हाल ही में मैंने कोई तकनीकी बाधा पार की और अचानक आध्यात्मिक स्तर पर पदोन्नत हो गया। मैं अचानक चौंक गया और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों को अभी इस मामले की जानकारी नहीं है। मुझे तुरंत वापस जाकर इसकी सूचना देनी होगी। उनकी तकनीक लगातार बेहतर हो रही है और भारत को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। अर्णव ने कहा, ये लोग भारत कैसे आए? आप उनसे कैसे मिले? मैं एक विशेष मिशन पर था। मुझे लगा था कि यह आसान होगा, लेकिन अचानक मेरा सामना इन 4 राक्षसों से हो गया और मुझे यहां तक पीछा करते हुए लाया गया। सौभाग्य से इस बार मैं आपसे मिला, वरना सब खत्म हो जाता। ग्रीष्मा धवन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके रूपरंग के बावजूद आप इतने सक्षम होंगे। आप मेरे ग्रीष्मा के आदमी बनने के योग्य हैं। किसी वजह से जब भी अर्णव इस महिला को यह कहते सुनता कि वो उसका आदमी है, तो वो हमेशा खुद को व्यस्त महसूस करता था। ग्रीष्मा धवन ने आगे कहा, मैं राजधानी के धवन परिवार से हूं। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो बस कह देना। तुम मेरे आदमी हो और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैसे ही अर्णव मना करने ही वाला था, अचानक उसके दिल में कुछ उठा और उसने पूछा, क्या तुम्हारे चौहान मंडप में ऐसी बहुत सी जानकारी है जो आम लोगों को नहीं मिल पाती? ग्रीष्मा धवन ने कहा, जरूर, वरना इसे स्पेशल डिपार्टमेंट क्यों कहेंगे? हमारा अपना खुफिया तंत्र है और बहुत कम जानकारी ऐसी होती है जो हमें न मिल सके। अगर तुम किसी महिला के नाम की जांच भी करना चाहो तो मैं तुम्हें तुरंत विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। अर्णव ने काली रेखा खींचते हुए कहा, नाप की बात छोड़ो, क्या तुम 2 चीजों की जांच में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि यह हमारे नियमों का उल्लंघन न करे, वरना अगर मुझे पता भी चल गया तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अर्णव ने कहा, बस मैं बचपन से ही अनाथ था और मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था। क्या आप मुझे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि मेरे जैविक माता पिता कौन हैं? इसके अलावा मेरा एक अच्छा भाई है जिसका नाम लक्षित है। उसे बचपन से ही अपने पिता के बारे में पता नहीं है। क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं? अपने जीवन के अनुभवों को लेकर उसकी भावनाएं बेहद जटिल हैं। उसे अपने माता पिता से नफरत है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो ये भी जानना चाहता है कि उसके जैविक माता पिता कौन है और उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमारे चौहान मंडप में किसी की जांच करना मामूली बात है। सीमा धवन ने पूछा, क्या आप कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे जांच का दायरा कम हो सके? हाँ, अर्णव ने अपने बचपन की कुछ विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया, खासकर अपनी छाती पर लगे प्राचीन जेड पेंडेंट का। दुर्भाग्य से अब वो उसके शरीर में समा गया है और वो केवल मौखिक रूप से ही उसका वर्णन कर सकता है। ग्रीष्मा धवन ने एक छोटी नोटबुक निकाली और उसे विस्तार से लिखा, तुम्हारा ये मामला अपेक्षाकृत जटिल है। जब मैं राजधानी में चौहान मंडप मुख्यालय लौटूंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए इसकी जांच करूंगा। सीमा धवन ने कहा, वैसे उन 4 लोगों के शव कहाँ हैं? मैं कुछ ऊतक कोशिकाएं वापस ले जाना चाहता हूं और उन्हें अध्ययन के लिए उच्च अधिकारियों को देना चाहता हूं। उनमें से 3 को मैंने पूरी तरह जला दिया है और केवल एक ही शव बचा है। मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूं। अर्णव और दोनों कमरे से बाहर निकलकर फिर बाहर आ गए। ये एक आलीशान विला है। आमतौर पर यहां कोई और नहीं आता और किसी को भी ब्लैक मांबा का शरीर नहीं मिला है। उसने कहा, सावधान, यह आदमी जहर से भरा है
और अगर इसे जहर दिया गया तो बहुत परेशानी होगी। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे साथ फिर से दोहरी साधना करूंगा। अच्छा, अर्णव अवाक रह गया। वो फिर से विषारण करने वाला कब बन गया? हालांकि उस दृश्य के बारे में सोचकर जब उसने अभी अभी द्विसाधना का अभ्यास किया था, उसका दिल अभी भी गर्म था। जैसा कि कहावत है, मज्जा खाने से स्वाद का पता चलता है। वो पहले थोड़ा कुंवारा था, इसलिए उसे कोई खास एहसास नहीं था। अब जब मैंने हर तरह के स्वाद चख लिए हैं, तो सीमा धवन के सेक्सी और हॉट शरीर को देखकर मुझे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से से एक आग सी उठती हुई महसूस होती है। ग्रीष्मा धवन ने ऐसा कहा, लेकिन वो वास्तव में बहुत सावधान थी। पहले उसने एक जोड़ी दस्ताने निकाले और अपने हाथों में पहने, फिर एक खंजर निकाला, आगे बढ़ा और ब्लैक मांबा की एक छोटी उंगली काट ली और उसे सावधानी से एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सील कर दिया। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। अर्णव ने एक और ज्वाला तावीज निकाला, उसे अपनी उंगली से हिलाया और वो तुरंत एक ज्वाला के गोले में बदल गया, जिसने ब्लैक मांबा के शरीर को निगल लिया। इस तरह के तावीज से जलने वाली लपटें पारंपरिक लपटों से कहीं ज्यादा तेज होती है। कुछ ही सांसों में ब्लैक मांबा राग के गोले में बदल गया। ग्रीष्मा धवन थोड़ा हैरान हुआ, उसे आश्चर्य से देखा और बोला, यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ताबीज जादू भी इस्तेमाल कर सकते हो। अर्णव ने कहा, मैं एक भारतीय चिकित्सक हूं और मुझे मार्शल आर्ट और तकनीकों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ग्रीष्मा धवन अवाक रह गया और बोला, क्या आजकल सभी भारतीय चिकित्सक इतने अच्छे हैं? मुझे जो विरासत में मिला है वो प्राचीन चिकित्सा पद्धति का चिकित्सा कौशल है, जो मार्शल आर्ट, जादू और रहस्यवाद के एकीकरण के बारे में है। अर्णव ने विषय बदला और कहा, तुम कब जाओगे? हम अभी नहीं। ग्रीष्मा ने कटी हुई उंगली हटा दी और कहा, देखो, कल रात के तुम्हारे हफ्ते को तो देखो, कपड़े लाल हो गया है, कुछ सफेद चिपचिपा चीज शरीर में लगा है। तुम, मेरे आदमी, अंदर कितने भर रखे थे और इतने रक्त बहा दिए, इसलिए मुझे जाने से पहले नहाना है। लेकिन कल रात बहुत उत्तेजित और सुंदर था। हम आगे बिच बिच में ये सब करते रहेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मध्यम चरण में मेरी ऊर्जा अभी भी पूरी स्थिर नहीं हुई है और मुझे इसे मजबूत करने में तुम्हारी मदद चाहिए। यह कहकर उसने सचमुच हाथ बढ़ाकर अर्णव को उठा लिया और विला की ओर चल पड़ी। क्या बकवास है! इस पल अर्णव का दिल बैठ गया। क्या ये वही पौराणिक राजकुमारी का आलिंगन नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह उठाया जाएगा। ये औरत बहुत ही कठोर है।